नेक्स्ट बेटा अपन देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए जैसे अपन ने इससे पहले जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाली यूनिट पढ़ी थी तो उसके अंदर भी अपन निकाल रहे थे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो भी स्टीरियो आइसोमर्स ही थे। और अभी जैसे अपन ने ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए या कह सकते हो कि अपने कैरल सेंटर पढ़ने के बाद आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, वो सारी चीजें अपन इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब जैसे सपोज करो एक मॉलिक्यूल लिया अपने यहाँ पे नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, है ना, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास कोई सिमेट्री एलिमेंट मोस्ट प्रोबेबली लाई नहीं करता हो, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे हमारे पास कोई सिमेट्री नहीं आ रही हो। तो इन केसेस के लिए अगर मैं नंबर ऑफ आइसोमर को निकालूं तो वो है एक सिंपल सा फॉर्मूला, दैट्स 2 to the power n। इसको इन सारी चीजों को बच्चे अपन मैथमेटिकली भी रिलेट करेंगे। मैं ज्यादा एम्फेसाइज ये करूंगा कि आप फॉर्मूले से ज्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन उस चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, है ना। बाकी फॉर्मूला तो मोर ओवर जो है एक हेल्पिंग टूल हो ही गया, जिसके रेस्पेक्ट में आप कोई भी मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ आइसोमर फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि ये सारे फॉर्मूलाज हर केसेस में यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपन अपना थोड़ा सा इस तरह से माइंड का डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि हम नंबर ऑफ आइसोमर्स को मैथमेटिकली या कह सकते हो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू भी फाइंड आउट कर सके, राइट। वेल, अब जैसे नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वो मैंने लिखा 2 की पावर n। n जो है मेरा यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो या ये देख सकते हो कायरल सेंटर हो सकता है, कायरल यूनिट हो सकती है, या ये कोई GI यूनिट हो सकती है। GI मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाली यूनिट। तो अब अपन यूं नहीं करेंगे कि भाई केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स के कायरल सेंटर के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ आइसोमर निकाल रहे हैं। अब हम इस चीज को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के रेस्पेक्ट में या ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 जो पार्ट हुआ वो नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए। सेकंड जो पार्ट है इसको यूज कैसे करना है वो अभी देखते हैं अपन। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दे रखा हो, ये इस तरह के मॉलिक्यूल रहेंगे जहां पे हमारे पास किसी न किसी ओरिएंटेशन या किसी न किसी कॉन्फ़िगरेशन में मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री का केस अराइज हो सकता है। इट मे बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑल्सो, है ना। तो दो तरह की चीजें हैं इसमें अपन ने ऐसे ली कि अगर हमारे पास जो n की वैल्यू है जिसको हम कायरल सेंटर यूनिट या GI यूनिट अज्यूम कर रहे थे, अगर n की वैल्यू मेरे पास इवन नंबर में है, ठीक है, तो इवन नंबर में अगर है तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स उनके लिए निकलेंगे वो निकलेगा हमारा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, है ना। इवन नंबर होगा तो रेस्पेक्टिवली 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। इसमें टोटल आइसोमर तो स्टीरियो आइसोमर्स तो ये वाले होंगे। दो तरह के पार्ट बनेंगे बेटा, एक एक्टिव वाले बनेंगे और एक इनएक्टिव वाले बनेंगे, है ना। अब कायरल सेंटर अगर n बराबर मैं कायरल सेंटर अज्यूम करके रखता हूं तो मुझे कुछ एक्टिव आइसोमर्स भी मिलेंगे, और अगर सिमेट्री मॉलिक्यूल में लाई कर रही होगी तो रेस्पेक्टिवली मीजो आइसोमर्स भी मिल सकते हैं, है ना। तो ये 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, ठीक है, पावर जो है n/2 -1 वाली होगी। इसी तरह से अगर n की वैल्यू ऑड है, अभी फॉर्मूला देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स जो है इसके बाद हम इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे। आप आराम से इनके फॉर्मूलाज पहले नोट कर लेना, और फॉर्मूला नोट करने के बाद जो जो एग्जाम्पल्स में जैसे जैसे लिखता रहूंगा रेस्पेक्टिवली अपन 1 by 1 एग्जाम्पल लेते जाएंगे और उसके हिसाब से अपन फाइंड आउट करते जाएंगे कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करना है। n अगर ऑड नंबर में है, दैट मींस हमारे पास वही सेम कायरल सेंटर यूनिट या GI यूनिट हमारे पास ऑड नंबर आ रही है, तो दो केसेस इसके अंदर अपन ने ले लिए। ये मैं विद रिस्पेक्ट टू कायरल सेंटर बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी एक केस लिया मैंने, व्हेन द स्यूडो कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, एक टर्मिनोलॉजी अपन ने यूज करी, दैट्स कॉल्ड स्यूडो कायरल सेंटर। ये क्या होता है, एग्जांपल्स के थ्रू अपन इसको डिस्कशन में रखेंगे। तो अगर एक स्यूडो कायरल सेंटर, स्यूडो मींस अ फॉल्स कायरल सेंटर यू कैन से, तो अगर स्यूडो कायरल सेंटर का प्रेजेंस है तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे वो बनते हैं 2 की पावर n-1। तो टोटल आइसोमर बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास क्या, 2 की पावर n-1। और इसी में अगर मैं फाइंड आउट करूं तो जो एक्टिव आइसोमर्स होंगे वो 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2 पावर में, ठीक है। कैसे, अगेन वी विल फाइंड आउट मैथमेटिकली, राइट। इसी तरह से इनएक्टिव आइसोमर्स अगर मैं देखूंगा, मतलब जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो 2 की पावर n-1/2, दिस आर द पावर फॉर दी 2, ठीक है। अगर कंपाउंड के अंदर स्यूडो कायरल सेंटर का प्रेजेंस नहीं है,
अगर हमारे पास यूनिट ऐसी दे रखी है जहां सूडो कायरल सेंटर नहीं हो, तो उस वाले केसेस के लिए हमारे पास टोटल आइसोमर जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। तो ये वाला जो पार्ट हो गया एक और ये वाला जो पार्ट हो गया दो, ये हमारे पास एक्टिव और इनएक्टिव आइसोमर्स बनाने के तरीके हो जाएंगे, है ना। अब दोनों फॉर्मूलाज में स्लाइटली डिफरेंस ये हो गया कि अगर यूनिट को सूडो कायरल सेंटर अवेलेबल है, कंपाउंड को सूडो कायरल सेंटर अवेलेबल है, तो टोटल आइसोमर 2 की पावर n-1, और अगर कंपाउंड में हमारे पास सूडो कायरल सेंटर अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा फॉर्मूला में वेरिएशन है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। यूनिट्स को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि सर वो सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो बेटा अपन इसको सारी चीजों को एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं विद नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। आप वीडियो को रिवाइंड करते हुए फॉर्मूलाज को एक बार जो है सारा नोट डाउन कर लेना, सो दैट आपके पास ये रहे कि किस वाले पार्ट के लिए किस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे तो भी ठीक है, और मैथमेटिकली अगर सीख जाओगे तो दैट विल बी मोस्ट, मतलब सबसे बढ़िया ऐसा हो जाएगा कि आप फॉर्मूले के थ्रू ना देखते हुए मैथमेटिकली देख लिया, तो दैट विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस केस। वेल, अब मैं यहां पे जैसे एक सिंपल सा मॉलिक्यूल इंडिकेट करूं, वेल टेकिंग अप द नंबर 1 एग्जांपल, ये मैंने यहां पे एक ले लिया 2-क्लोरोबिटेन, है ना, सिंपल सा यहां से शुरू किया 2-क्लोरोबिटेन। अगर पूछे इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना है, तो दैट्स इक्वल टू व्हाट 1। एक कायरल सेंटर वाले पार्ट के लिए कितनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम जनरेट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे अगर आपने पुराना रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि लाइक मैंने यहां पे एक डबल बॉन्ड लिया, ठीक है, अब एक डबल बॉन्ड लिया तो दिस इज नथिंग बट अ जीआई यूनिट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली यूनिट है, कितनी है 1। अब एक डबल बॉन्ड वाली यूनिट या एक जीआई यूनिट के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनते हैं बताओ, 2। कौन कौन से 2 बनेंगे, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एक तो बनेगा हमारा सिस वाला यूनिट और एक बनेगा हमारा ट्रांस वाला यूनिट। इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से भी लिख सकते हो या ये इस तरह से भी दिया जा सकता है, MECH एंड देन यहां पे अपन ने लिख दिया Me। 1 डबल बॉन्ड हैज बीन गिवन, विल बी एबल टू गेट 2 टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज फॉर दिस। एक हो जाएगा सिस 2-बीटीन, एक होगा ट्रांस 2-बीटीन। नंबर ऑफ आइसोमर आप लिख सकते हो 2 की पावर 1, ये एक जीआई यूनिट होगी, 2 आ जाएगा, इस तरह से देगा। उसी तरह से अगर मेरे पास इस कंपाउंड के अंदर देखें तो एक कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, वेज और डैश, 2 तरह की फिगर यहां पे बना सकता हूं इसके रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास यहां पे 2 की पावर 1, तो ये आ जाएंगे 2, और वो 2 कौन कौन से होंगे, एक R2-क्लोरोबिटेन और एक S2-क्लोरोबिटेन। बेटा जैसे सिस 2-बीटीन ट्रांस 2-बीटीन है, वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन R2-क्लोरोबिटेन और S2-क्लोरोबिटेन लिखेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे इन दोनों को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दूं, तो जैसे सपोज करो मैंने एक कंपाउंड लिया और इधर वाले पार्ट में यहाँ पे OH दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस में पूछा हुआ है। अब आप ये देखो कि इसके अंदर यूनिट कौन कौन सी अवेलेबल होगी बच्चे, तो एक यूनिट तो हमारे पास दिख रही है कि दिस इज स्टीरियो सेंटर, इस सेंटर के अबाउट अगर कहूंगा तो कायरल सेंटर हो गया, और एक हमारे पास एक जीआई यूनिट है, तो एक यूनिट हो गई जीआई वाली, एक हो गया कायरल सेंटर। अगर मुझे टोटल आइसोमर बनाने के लिए बोले तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 2 की पावर 1 प्लस 1। अब कहें सर ये 1 प्लस 1 क्यों लिखा आपने, तो हमने जो n अज्यूम किया था या जो हम n मान रहे थे वो क्या था, कायरल सेंटर था, कायरल यूनिट्स थी या जीआई यूनिट्स थी। तो एक तो हो गया कायरल सेंटर, एक हो गई जीआई यूनिट। अगर वैसे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं, तो जरा हम इसकी कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करते हैं। डबल बॉन्ड के अबाउट कौन कौन सी ज्योमेट्री मिल सकती है मेरे को, सिस और ट्रांस, गुड। अब सिस और ट्रांस अगर मिलेगी तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि अगर मैंने डबल बॉन्ड वाली यूनिट को सिस अज्यूम किया तो सिस के रेस्पेक्ट में कायरल सेंटर वाला जो यूनिट है एक बार R बन सकता है, और इसी तरह से जब ये सिस वाली यूनिट है तो एक बार S बन सकता है। मीनिंग क्या हुआ इस चीज का, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करो 3D में, तो 3D में अगर इसको ड्रॉ करें तो क्या बना सकते हैं, दिस कैन बी डन लाइकवाइज। ये जैसे मैंने सिस बना दिया, अब एक यूनिट जो हो गई मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई, ये वाली, जिसमें मैंने यहाँ पे OH को इस तरह से इंडिकेट कर दिया, क्लियर है। और एक यूनिट जो हमारे पास हो गई वो वाला पार्ट हमने ऐसे ले लिया जहां पे OH को ये इंडिकेट कर दिया। तो ये देखो जो फिगर अपन ने ड्रॉ किया, डबल बॉन्ड वाली यूनिट सिस है, ये सेंटर के हिसाब से अगर देखोगे प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, OH पीछे की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी कि R हो गया, और ये 1 2 3 ये S हो जाएगा। तो ये सिस R और ये सिस
एस। ज्योमेट्री बनाने का तरीका ये वाला हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे और देखूं तो तीसरा जो कॉम्बिनेशन आएगा, डबल बॉन्ड वाली यूनिट कौन सी हो सकती है, ट्रांस हो सकती है। तो एक तो ट्रांस आर बन सकता है और एक और जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, ट्रांस एस। तो कुल मिला के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हमारे पास वो बने दो यूनिट के रिस्पेक्ट में, इसके अबाउट सिस ट्रांस, इसके अबाउट आर और एस। सिस आर सिस एस, ट्रांस आर ट्रांस एस। तो कुल मिला के टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 4। अब अपन नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखें। एक साइड में अपने 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो ब्यूटेन लगा दिया, ठीक है। नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 2। अब 2 कैरल सेंटर के अबाउट अगर मैं देखूं तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 की पावर 2 कितना हो गया बच्चे, 4। अब कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो क्या क्या बन सकता है, 2 कैरल सेंटर है, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है डबल आर, मतलब दोनों की ज्योमेट्री कौन सी हो जाए, आर आर। वेज लाइन बना सकते हो, डैश लाइन बना सकते हो, वेज और डैश, इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये बन सकता है डबल एस, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है आर एस और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है एस आर, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस इसके लिए फिजिबल हो गए या पॉसिबल हो गए। और अगर हम आगे चलें नेक्स्ट वाला पार्ट, लेट्स से ये मैंने यहाँ पे यूनिट और बढ़ा दी, इधर OH ले लिया, Br ले लिया, यहाँ पे NH2 ले लिया, देन यहाँ पे CH3 ले लिया, व्हाटएवर। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ नंबर ऑफ कैरल सेंटर बेटा कितने हो गए इस जगह पे, एक सेंटर ये वाला हो गया, दूसरा यहाँ पे ये हो गया, तीसरा ये वाला सेंटर हो गया। नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितने हो गए, 1 2 3, 3 कैरल सेंटर्स है, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 8। अब ये 8 फॉर्मूले से तो आपने निकाल लिया, आप इस कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हो। कैसे, अभी अभी आपने देखा कि 2 कैरल सेंटर के अबाउट कितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे बेटा, 4। तो आप ये देखो कि जब मैं 2 कैरल सेंटर के साथ तीसरा कैरल सेंटर जोड़ रहा हूं तो जब ये कैरल सेंटर आर है तो 4 कॉम्बिनेशन, डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर। कब, जब ये आर वाला होगा। फिर जब ये कॉम्बिनेशन ये वाला पार्ट एस होगा तो फिर वापस से 4 कॉम्बिनेशन, वही डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ, आप इसको ऐसे देखो कि अगर बाय द वे ये आर वाला पार्ट अज्यूम करता है, मतलब वेज लाइन, डैश लाइन, जैसे भी आप अज्यूम करो, तो अगर ये आर है तो इसके अबाउट यहाँ पे 2 कैरल सेंटर के अबाउट कितनी कॉम्बिनेशन आ रही है, 4। इसको आर फिक्स किया, डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट, अगर ये वाली यूनिट जहां पे फिंगर रखी वो एस है, तो जब ये एस वाला यूनिट होगा या एस वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी तो फिर से 4 कॉम्बिनेशन, वही डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर। तो ऐसे करते करते कितने कॉम्बिनेशन बने अपने, 4 और 4 ये 8। तो इस तरह से 8 कॉम्बिनेशन बन गए। और आगे बढ़ो, अगर सपोज करो यही यूनिट अपन ने ऐसे बना दी, ग्लूकोज का फॉर्मूला शायद आपको पता ही होगा, C6H12O6। इसको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में अगर शो करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, OH, देन OH, देन यहाँ पे OH, देन यहाँ पे OH और यहाँ पे हो गया CH2 और OH। अब अगर मैं इसमें फाइंड आउट करूं तो वी आर हैविंग 4 कैरल सेंटर्स, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब जैसे अगर अपन ने देखा कि 1 कैरल सेंटर के अबाउट 2 कॉन्फ़िगरेशन, 2 कैरल सेंटर के अबाउट 4 कॉन्फ़िगरेशन, डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर। 3 के अबाउट अपन ने देखा 8 कॉम्बिनेशन आ गए। अब ये 3 के अबाउट जब 8 कॉम्बिनेशन आ गए तो इस कैरल सेंटर को आप आर अज्यूम कर लो। फिर इन 3 के अबाउट कितने थे, 8 कॉम्बिनेशन, आर के अबाउट 8, एस के अबाउट फिर 8, 8 और 8 16। तो इसको आप ये लिख सकते हो 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 16। फॉर्मूले से भी देख सकते हो, मैथमेटिकली भी देख सकते हो। दैट्स मोर बेटर कि आप मैथमेटिकली देखो तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक। इसको अपन कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स जो है ये इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अब इस तरह से अगर मान लो दिया हुआ है, यहां पे मान लेते हैं दिस इज गिवन एज OH, राइट, एंड अनदर केस यहां पे दे दिया दिस इज गिवन एज Br। नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 2। अब नंबर ऑफ कैरल सेंटर हमारे पास 2 हो गए तो 2 के अबाउट यहाँ पे कितने हो गए, 4 कॉम्बिनेशंस। अब दिमाग में ये बात आती है कि बोले सर इसके अंदर तो इस रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी अपीयर हो रही है, यानी कि इसके 2 कॉम्बिनेशन सिस एंड ट्रांस भी बन रहे हैं। तो सर एक तो हमें GI यूनिट दिख रही है और 2 कैरल सेंटर दिख रहे हैं, तो आंसर 8 आना चाहिए। जैसे आप इसको ऐसे अज्यूम करो बच्चे, राइट, कि सपोज करो आपके पास ये एक क्वेश्चन दिया, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपके पास OH दिया, यहाँ पे आपके पास Br दिया। तो अब अगर मान लो मैं देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितने हैं बेटा, 2। मान लो ये बीच में डबल बॉन्ड वाली यूनिट नहीं होती तो कंपाउंड को नंबर ऑफ कैरल सेंटर 2 थे, तो उसके बाद कितने कॉम्बिनेशन थे, 4। या यूं कह सकते हो कि जो टोटल आइसोमर थे वो कितने थे बेटा,
2 की पावर 2 यानी कि कितने थे 4। अब आप ये देखो कि जब अपन ने बीच में एक डबल बॉन्ड इंक्लूड किया, जैसे ही मैंने बीच में डबल बॉन्ड इंक्लूड किया तो ये डबल बॉन्ड हमारा जीआई दिखा रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये डबल बॉन्ड दो तरह की ज्योमेट्री में एक्वायर हो सकता है। एक तो ये डबल बॉन्ड के अबाउट हो सकता है सिस पार्ट, या ये हो सकता है ट्रांस वाला पार्ट। तो आप ये देख सकते हो कि जब ये सिस है तो इसके अबाउट कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसे बनेंगे। सिस के अबाउट बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन। कौन कौन से कॉम्बिनेशन? डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर। ठीक है, ये वाला पार्ट बीच में सिस अज्यूम किया, डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर। और जब यही बीच वाला पार्ट हमारा ट्रांस है तो इस ट्रांस के अबाउट भी कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? वही 4, डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर। अब एक सिंपल सा तरीका कि आपके पास एक डबल बॉन्ड है और एक 2 कायरल सेंटर है, तो आप यहां पे क्या करोगे? 2 की पावर 2 + 1, 2 कायरल सेंटर प्लस एक जीआई यूनिट, तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए? 8। हम यहां भी देख रहे हैं कि सिस के अबाउट 4 कॉम्बिनेशन और ट्रांस के अबाउट 4 कॉम्बिनेशन, कुल मिला के नंबर ऑफ आइसोमर यहां भी 8 आ रहे हैं। ये इसके रेस्पेक्ट में अपन ने पी एंड सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकाल लिया और ये हमारा फॉर्मूला था ही सही। अब इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने का ये था पर्पस कि हम इस वाले एग्जाम्पल को इसके साथ रिलेट करना चाह रहे हैं। हमने यहां पे एक यूनिट लिया, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यूनिट ऑल्सो। इस यूनिट के अबाउट हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है। लेकिन जब आपके पास रिंग के अंदर कायरल सेंटर अवेलेबल होंगे तो जीआई यूनिट और कायरल सेंटर वाली यूनिट को आप सेपरेटली एन में काउंट नहीं करना है। अब कहें क्यों नहीं करना सर? तो सी दिस पार्ट, रीजन देखते हैं इसका। रीजन ये हो गया कि मैं यहां पे अगर देखूंगा तो मेरे पास इस जगह पे मतलब कॉम्बिनेशन वाइज अगर बनाए तो हम यहां पे कर सकते हैं कि OH वाला जो पार्ट है दैट कैन बी रिटन एज वेज लाइन, और यहां पे जो हो गया हमारे पास ये वेज लाइन, ये वेज दे रखा है, दोनों वेज कर दिए। या मैं ये रखूं यहां पे दोनों के दोनों क्या हो गए? डैश वाले हो गए। ठीक है, दिस इज द वन कॉम्बिनेशन। दूसरा पार्ट में ये देख सकता हूं कि यहां पे क्या किया, इसको मैंने वेज लाइन पे लिखा, इसको मैंने डैश वाला लाइन पे लिखा। सिमिलरली ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे OH लिखा और ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे BR लिखा। अब हमने यहाँ पे इसकी जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है वो उस तरह से बना दी। इस जगह पे जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बन के आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि ये सिस आइसोमर है, ये वाला पार्ट भी सिस आइसोमर है। तो ये सिस आइसोमर के अंदर ऑलरेडी मतलब जब हमने यहाँ पे 4 आइसोमर टोटल काउंट किए कॉम्बिनेशन वाइज, वही डबल आर, डबल एस, आर एस और एस आर, तो इसी कॉम्बिनेशंस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले यूनिट भी इंक्लूड हो चुके हैं। तो आपको ये नहीं है कि इसका जीआई यूनिट और कायरल सेंटर आप सेपरेटली काउंट करो। आपके पास कायरल सेंटर आपने काउंट कर लिया, रिंग के अंदर अगर है तो आप वैसे के वैसे इसके अंदर जो कायरल सेंटर के अबाउट आपने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन लिखे हैं वो ऑटोमेटिकली जीआई वाली यूनिट को इंक्लूड कर ही चुके हैं। तो आपको एक जीआई यूनिट और 2 कायरल सेंटर लेके 8 नहीं कर देना आइसोमर्स। ठीक है, आप इसको ऐसे देख लो, जैसे अगर मान लो मुझे इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो जैसे ये सेंटर कायरल हुआ, एक OH हो गया, CBR हो गया, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो 1 2 3 ये हो रहा है मेरा R, 1 2 3 ये हो रहा है मेरा S, ये वाला पार्ट RS है। जब ये वेज डैश लिखा तो ये क्या हो जाएगा? SR। तो ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ इंक्लूड कर दी, मतलब सिस वाले के लिए 2 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी दिख रही है। फिर इसके लिए बात करूं तो ये जैसे वेज वाला ये तो R था, ये भी क्या हो गया R, दिस इज डबल R, ये डबल S। तो दिस इज डबल R एंड डबल S। अब R कैसे? पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा प्रायोरिटी, 1 2 3 बेटा, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब इसी जगह पे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे BR डैश पे है, 1 2 3 उल्टा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि जो पीछे बंदा बैठा होगा उसके लिए R हो गया। तो ये हो गया हमारे पास R और R, क्योंकि व्यूअर के रेस्पेक्ट में जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो दूर दिखना चाहिए। तो ये डबल R हो गया और ये डबल S हो गया। तो बेटा ये जो डबल R, डबल S, RS और SR जो अपने 4 कॉम्बिनेशन काउंट किए, इन कॉम्बिनेशंस के अंदर ही हमारे पास ऑलरेडी उसका सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी इंक्लूड हो गया। तो जीआई यूनिट को और कायरल सेंटर को इन रिंग वाले केसेस के अंदर सेपरेटली काउंट नहीं करना। आप इसको ऐसे देखो, 7th और 8th एग्जाम्पल में अगर मैं डबल बॉन्ड हटा दूं तो कायरल सेंटर तो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है नहीं? तो अगर मैं अभी भी अवेलेबल देखूंगा तो मेरे को कितने दिखेंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4 आइसोमर। जैसे मैंने डबल बॉन्ड इंक्लूड किया तो डबल बॉन्ड इंक्लूड करने के साथ
इसके रेस्पेक्ट में वापस से सिस और ट्रांस बन गया, तो ये यूनिट तो हमारी सेपरेट हो गई, नहीं सेपरेट जीआई यूनिट है, सेपरेट कैरल सेंटर है, तो रेस्पेक्टिवली आप यहाँ पे इस तरह के पार्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल अभी अपन और लेते हैं यहाँ पे, दैट्स नंबर 9। सपोज करो आपके पास यहाँ पे ये यूनिट ऐसी बनी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया Cl वाला पार्ट। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा चेंज इस तरह से किया, एक डबल बॉन्ड यूनिट, दूसरी डबल बॉन्ड और एक कायरल सेंटर यहाँ पे ले लिया। तो इस कायरल सेंटर के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो या तो R या फिर S। अच्छा, दो डबल बॉन्ड वाली यूनिट है, यानी कि दो जीआई यूनिट है, दो जीआई यूनिट के अबाउट कॉम्बिनेशन बताओ कैसे देखोगे, एक जीआई यूनिट के अबाउट कॉम्बिनेशन बताओ, सिस और ट्रांस। अब अगर जैसे दो डबल बॉन्ड वाली यूनिट है, कायरल सेंटर नहीं होता, तो आपके पास डबल सिस, डबल ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। या आप इसको बोल सकते हो डबल ई, डबल जेड, ई जेड, जेड ई, चार कॉम्बिनेशन। अगर ये आर है तो चार कॉम्बिनेशन, ये एस है तो चार कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन हो गए टोटल, दैट्स, तो टोटल इज इक्वल टू हो गया अपना 2 की पावर 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 8। फॉर्मूला लगा दो तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैथमेटिकली सॉल्व करो तो दैट्स वेरी मच बेटर, राइट। तो अपने पास जीआई यूनिट और कायरल सेंटर को इंक्लूड करते हुए अगर हम फाइंड आउट करें तो नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ आइसोमर ऐसे देख सकते हैं। ठीक है।